जय हिंद दोस्तों। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सब यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। यह यूथ पब्लिकेशन का बीएसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस नंबर 2 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मैं करवा चुका हूं, उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। यदि आप लोग से नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाएं, वहाँ पर आपको सारी वीडियो उपलब्ध मिलेगी। और साथ ही साथ मैं और भी पब्लिकेशन का बुक भी अपलोड कर चुका हूँ, जैसे वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 2 है रुक्मणी प्रकाशन का, उसका वीडियो पूरा अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए थे, 1 से लेकर 20 तक का पूरा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ, यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं। उसी तरह यूटेरिया का है, दोनों बुक फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बुक का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। यूटेरिया के साथ साथ आपको क्रॉन पब्लिकेशन का भी एक प्रैक्टिस सेट था दोस्तों, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट था, उससे भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, सारे वीडियो अपलोड मिलेगा। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। जीके जीएस का आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो कौन से राज्य की जो सीमा है म्यांमार से नहीं लगती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो यदि हम देखें म्यांमार से सीमा नहीं लगने वाली राज्य की जो कौन है, तो इसमें से नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों का सीमा म्यांमार से लगती है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ये तीनों का क्या है सीमा, 3-4 का सीमा है जो म्यांमार से लगती है, परंतु असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। यदि आप देखेंगे दोस्तों म्यांमार की सीमा की लंबाई कितनी है जो भारत के साथ लगती है, तो 1643 किलोमीटर भारत के साथ लगती है म्यांमार की सीमा, ठीक है। और उसे इंडो बर्मा सीमा कहा जाता है, म्यांमार और भारत की सीमा को इंडो बर्मा सीमा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यदि हम देखो इसमें दोस्तों भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, ठीक है। यदि हम लंबाई के अनुसार सजाएं, सबसे ज्यादा भारत किस देश के साथ सीमा रेखा बनाती है, तो सबसे ज्यादा भारत बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाती है। बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है भारत, 4696.7 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और इसे जीरो लाइन के नाम से भी जाना जाता है, बांग्लादेश की सीमा को जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। और कौन कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा लगाती है, तो आपको पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ये 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा लगाती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए बांग्लादेश के बाद सबसे ज्यादा कौन है, तो चीन है, जो 3488 किलोमीटर चीन का सीमा रेखा भारत के साथ जुड़ती है, जिसे मैकमोहन रेखा भी कहा जाता है। मैकमोहन रेखा 1914 में खींची गई थी दोस्तों। इसमें 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश भारत के साथ सीमा साझा करती है, जो चीन के साथ सीमा साझा करती है। केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश में, और राज्यों में कौन है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा रेखा लगाती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश उत्तराखंड। यदि हम पाकिस्तान को देखें दोस्तों, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान आता है, जो भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा लगाती है। तो उसमें से कितना लंबाई है सीमा रेखा के साथ भारत पाकिस्तान के साथ, तो 3323 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा लगाती है। इसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, 1947 में खींची गई थी। इसमें 3 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा रेखा लगाती है। 3 राज्य में कौन सा आ जाएगा, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाती है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। और यदि हम इसमें देखें दोस्तों, नेपाल चौथे स्थान पर नेपाल है, जो सबसे ज्यादा भारत के साथ सीमा रेखा लगाती है। नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है नेपाल के साथ, और इसमें कोई सीमा रेखा का नाम नहीं है। 5 राज्य के साथ नेपाल में सीमा रेखा लगाती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, ये 5 राज्य है जो किसके साथ, नेपाल के साथ सीमा रेखा लगाती है। यदि हम भूटान के साथ देखें दोस्तों, म्यांमार के बारे में मैंने बता दिया, तो भूटान के साथ भारत के 4 राज्य हैं जो सीमा रेखा लगाती थी, अब नहीं लगाती, हाँ अभी भी लगाती है। भूटान के साथ 4 राज्य सीमा रेखा लगाती है, इसकी लंबाई 699 किलोमीटर है। 4 राज्य में कौन कौन है, वो आ गया पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये 4 राज्य जो भूटान के साथ सीमा रेखा लगाती है, और इसकी लंबाई 699 किलोमीटर है। अफगानिस्तान के साथ कितने राज्य हैं, तो अफगानिस्तान के साथ मात्र लद्दाख है जो सीमा रेखा लगाती है, जो अब जो पाक अधिकृत पाकिस्तान है वो उससे लद्दाख सीमा रेखा लगाती है। 106 किलोमीटर की सीमा रेखा से जुड़ी हुई है अफगानिस्तान और भारत, लेकिन वो जिससे जुड़ी हुई है वो पाकिस्तान के अधिकृत है, इसलिए अफगानिस्तान पाकिस्तान कह सकते हैं। तो 106 किलोमीटर की 1896 में सीमा रेखा लगाई गई थी, डुरन रेखा का नाम जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार कितना हुआ, 15,200 किलोमीटर की जो भारत का सीमा रेखा है, ठीक है। और यदि
लंबाई भी जोड़ दिया जाए तो 16.6 किलोमीटर की लंबाई होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है इसमें 77 में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? तो सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ये देखें तो सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। गुजरात है सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य। सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। देखिए हम भारत की तटरेखा लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है, किंतु यह तटरेखा कम कटी फटी है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसका है? गुजरात का, 1214.7 किलोमीटर। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश, उसके बाद सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है, 973 किलोमीटर। उसके बाद कौन होता है? आंध्र प्रदेश आता है तटरेखा वाला राज्य। फिर उसके बाद जो तमिलनाडु है उसका नंबर आता है तटरेखा वाला राज्य के रूप में। समुद्री का जो तटरेखा सबसे अधिक किसके पास है? तीसरा स्थान पर तो तमिलनाडु के पास है, और चौथे स्थान पर महाराष्ट्र के पास है। चौथे स्थान पर महाराष्ट्र के पास है, पहले स्थान कौन है? गुजरात है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 78 में चलते हैं। भारत में अधिकांश लौह तथा अलौह खनिज निम्नलिखित में से भौमिकीय शिलाक्रमों में किससे संबंधित है? लौह एवं अलौह किससे संबंधित है भौमिकीय शिलाक्रम में? यदि हम ये देखें दोस्तों तो किसमें है? वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है लौह एवं अलौह शिलाक्रम। ठीक है, देश के लगभग सभी प्रमुख धातुओं मैग्नीज, सोना, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता आदि इन्हें ये सभी किस चट्टान में पाई जाती है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत के खनिजों के भंडार के रूप में जाना जाता है। गोंडवाना क्रम की शैल कोयले की प्राप्ति हेतु प्रसिद्ध है। गोंडवाना जो है कोयले की प्राप्ति हेतु प्रसिद्ध है, जबकि धारवाड़ खनिजों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 79 और प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो भारत में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत यदि हम देखें तो किसमें है? जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत मिजोरम में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भारत में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ? मिजोरम में है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न 18 और प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो ये आंसर यदि हम देखें दोस्तों तो किसको? बस्ती को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, बस्ती को नहीं करती है। उत्तर प्रदेश राज्य का बस्ती है जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। नेपाल हमारे पड़ोसी देश है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के 7 जिला की सीमा नेपाल के साथ लगती है। कौन कौन? सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। ये सब क्या है? ये सभी है जो नेपाल के साथ सीमा रेखा साझा करती है, परंतु बस्ती है जो नेपाल के साथ सीमा रेखा नहीं प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। पहले इलेक्ट्रॉन कोष को जो नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी n इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जहां n के बराबर होता है। तो n किसके बराबर होता है? जहां n है जो 2 के बराबर होता है। n 2 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट में दिया गया है, संभारिक में होता है। संभारिक में क्या होता है? संभारिक में क्या होता है? तो समान भार संख्याएं किंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्याएं होती है, तो संभारिक कहते हैं। समान भार संख्याएं किंतु भिन्न परमाणु संख्याएं संभारिक कहता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 83 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 83 में कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचानें। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? तो उसे डेसिबल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को डेसिबल कहते हैं। ठीक है, डेसिबल। एसआई पद्धति में इसका मात्रक वाट प्रति मीटर होता है दोस्तों, या माइक्रो वाट प्रति मीटर स्क्वायर, तथा प्रयोगात्मक मात्रक क्या है? डेसिबल है ध्वनि की। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 84 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया है कि एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन है। तो एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन यदि हम देखें तो कौन सा है? HCl एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन कौन है? HCl है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 85 नंबर प्रश्न की ओर। 85 में यदि हम देखें तो 85 नंबर प्रश्न में है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सूत्र सही है? कौन सा सूत्र सही है? ये प्रश्न पूछा है 89 में। तो इसको यदि देखें हम दोस्तों, कौन सा सूत्र सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? तो इसको यदि हम देखें तो इसमें दिया गया है कि
मुरलता, मुरलता बराबर बिलियन के मोल बटा बिलियन का लीटर में आयतन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मुरलता बराबर होता है बिलियन के ग्राम अणु मोल या बिलियन के आयतन लीटर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 86 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है कोशिकाओं के अध्ययन को भी कहा जाता है। तो कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है या उसके तो उसको साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को, कोशिका जीवधारियों को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जो अब कलीय पराग में झिल्ली में घिरी होती है। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसे? साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिकाओं के अध्ययन को। और इस कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी, जिनका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया था। ठीक है, और इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 87 में। 1 नैनोमीटर के तुल्य होता है। तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ के तुल्य होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के तुल्य होता है। और नहीं तो इसे सेंटीमीटर में देखें 10⁻⁷ सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों 88 में दिया गया है कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती है रहती है। इस प्रकार उत्तक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो किस में वर्गीकृत किया जाता है? ग्रंथि उत्तक में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार उत्तक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर ग्रंथि उत्तक को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 89 नंबर प्रश्न में। निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में कौन सी एक अदिश राशि है? तो भौतिक मात्राओं में कौन सी एक अदिश राशि है? यंग का मापांक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि इन भौतिक राशियों में से देखें तो यंग का मापांक क्या है? आपको अदिश राशि है। द्रव्यमान, आयतन, ताप, समय, दूरी, ये सब क्या है? अदिश राशि में आती है। अदिश राशि वह भौतिक राशि है जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशि कहलाती है। इन राशियों को गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा जाता है, गुणा और भाग तथा घटाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भार, आवेग, त्वरण, ये सब क्या है? ये सब सदिश राशि है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं 99 प्रश्न में। कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों को बढ़ाने में मदद करती है? कौन सी कोशिकाएं हैं? तो उस कोशिका का नाम बताइए। तो उस कोशिका को यदि हम देखें तो उस कोशिका को क्या कहते हैं? उस कोशिका को मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। उस कोशिका को क्या कहते हैं? तो मेरिस्टेमेटिक। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 91 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है? स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, वो क्या कहते हैं उस तत्व को? तो उसे अणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उस तत्व को अणु कहते हैं। अणु पदार्थ का वह छोटा कण है जो प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग न ले सकता है। रासायनिक प्रक्रिया में भाग न ले सकता है। अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, जो स्वतंत्र रूप से रहता है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 92 नंबर प्रश्न की ओर। आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप देखें तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए का फुल फॉर्म होता है। इनकी रचना डीएनए जैसी होती है, सिर्फ बेस में थायमीन की जगह पर यूरेसिल होता है बेस में, और यह कोशिका के अंदर केंद्रक तथा साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। सामान्यतः आरएनए की सूत्रीय होता है, एक सूत्रीय होता है आरएनए। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना तथा पादप वायरसों में आनुवांशिक पदार्थों को वहन करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 93 में पवन चक्की टरबाइन ऊर्जा का यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है। पवन चक्की टरबाइन है ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में किसमें बदलती है? तो यांत्रिक शक्ति को गतिज ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। पवन चक्की है जो ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को किसमें गतिज ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 94 में कहा गया है ग्लूकोज का एक शाखा युक्त पॉलीसेकेराइड है जो जानवरों और कवकों में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। जानवरों और कवकों में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्या? ग्लाइकोजन कहा जाता है। उसे ग्लाइकोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ग्लूकोज का एक बहुशाखा युक्त पॉलीसेकेराइड है जो मानव, जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। मनुष्य में ग्लाइकोजन मुख्य रूप से
लीवर और मांसपेशियां पाए जाते हैं दोस्तों। तो तथा जबकि पौधों में ग्लाइकोजन स्टार्च के रूप में, ऊर्जा का भंडारण के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आगे नंबर प्रश्न चलते हैं। इसमें दिया गया न्यूटन का पहला नियम के रूप में भी जाना जाता है। तो न्यूटन के पहले नियम के रूप में किस जाना जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को या जड़त्व के नियम को कहा जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व के नियम के रूप में भी जाना जाता है। तो उसकी अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। वस्तुओं की यह प्रवृत्ति उनके त्वचा के कारण होती है, इसलिए इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। त्वरण के कारण ही होती है ये। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 96 में निम्नलिखित में से क्या एक अनुवांशिकी विकास नहीं है? तो अनुवांशिकी विकास कौन नहीं है इसमें से? यदि हम देखें तो अनुवांशिकी विकास कौन नहीं है? 96 नंबर प्रश्न में इसमें लिख रहा है जो रोग अनुवांशिकी विकास इसमें से कौन नहीं है? तो एड्स है जो अनुवांशिकी विकास नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है कि 96 में 36 ग्राम में जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं? 36 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं? तो इसमें तकरीबन 36 ग्राम में 2 मोल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मोल का सूत्र होता है दिया गया द्रव्यमान बटे अनुद्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना 36 है और कि इसका जल का द्रव्यमान निकालने का रहा है। जल का द्रव्यमान कितना है? सूत्र होता है H2O। H2O का द्रव्यमान निकाल दीजिए कितना होगा? तो इसमें जल का द्रव्यमान 18 होगा। यदि इसको जोड़ते हैं कितना होगा? 18, 16 ये और 2 ये, तो 18 हो गया। ठीक, तो 18, तो 18 को भाग देंगे 36 को भाग देंगे 18 से 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 98 में देखते हैं द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना द्वारा की गई थी। तो द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना कार्लस लिनियस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कार्लस लिनियस ने द्विपदीय नामक पद्धति का नामकरण किए थे। इन्होंने आधुनिक वर्गीकरण के पिता के रूप में भी जाना जाता है कार्लस लिनियस को। ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता, साथ ही आधुनिक परिस्थितिकी के प्रणेता के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों। 99 नंबर में दूरी का सूत्र क्या होता है? तो दूरी का सूत्र हम यदि देखें दोस्तों, तो दूरी का सूत्र होता है आपको गति गुना समय। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। दूरी का सूत्र क्या होता है? तो गति गुना समय होता है, जो दूरी का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? खुली नाड़ी संबंधित तंत्र देखें किसमें होता है खुला नाड़ी संबंधित तंत्र? तो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में खुला नाड़ी परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो आर्थ्रोपोडा में कौन आता है? कॉकरोच है जो आर्थ्रोपोडा संघ में आती है और इसका जो नाड़ी होता है खुला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इन्हें हीमोफीलिया भी कहते हैं दोस्तों। यदि हम देखें इस संघ के जंतुओं के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इन्हें हीमोलिम्फ भी कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा जंतु में हीमोग्लोबिन नहीं पाने के कारण हीमोलिम्फ भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 101 की ओर। इसमें दिया गया है कि 1949 में माओ के नेतृत्व में हुए क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना वर्ष 1900 किस में हुई थी? 1949 में हुई थी और साम्यवादी क्रांति के बाद हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 102 की ओर। इसमें दिया गया है 16 महाजनपदों में किसकी राजधानी तक्षशिला थी? 16 महाजनपद में यदि हम देखें तो तक्षशिला किसकी राजधानी थी? तो तक्षशिला जो थी आपको तक्षशिला थी किसकी राजधानी? गंधार की राजधानी तक्षशिला थी 16 महाजनपद में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है और जैन धर्म के भगवती सूत्र से भी 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या होगा? 16 महाजनपद की जो तक्षशिला है गंधार की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यदि कौशल का देखें दोस्तों, कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती या अयोध्या कौशल की राजधानी थी। कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ थी कुरु की राजधानी। इंद्रप्रस्थ थी 16 महाजनपद में कुरु की राजधानी। और भज्जी की राजधानी विदेह या मिथिला थी। भज्जी की राजधानी 16 महाजनपदों में भज्जी की राजधानी विदेह या मिथिला थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 103 की चलते हैं दोस्तों। गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। तो मौर्यों के शासन के दौरान जो बनाई गई थी गुजरात में झील, वो क्या है? तो सुदर्शन झील है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मौर्यों ने
सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था या बनवाया था? मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यदि इसके बारे में देखें तो इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्पगुप्त वैश्य ने करवाया था। सम्राट अशोक के महामान्य तुषास्प ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था। उसे मजबूती से प्रदान की थी। बस बाद में समर्थ शासक स्कंदगुप्त ने बड़ी उदारता के साथ धन खर्च किया और इस झील का पर एक बांध का निर्माण करवाया था। शिलालेख के संग शासक रुद्रतामन द्वारा सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का उल्लेख दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 1 की ओर। उज्बेकिस्तान से अल बरूनी किसकी शताब्दी में भारत आया था? तो उज्बेकिस्तान से जो अल बरूनी थे वो 11वीं शताब्दी में भारत आया था। 11वीं शताब्दी में अल बरूनी भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी ए हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अल बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था। महमूद गजनवी के आक्रमण पर, ठीक है, भारत पर के अवसर पर उसके साथ भारत आया था अल बरूनी। उसके द्वारा भारत का विवरण तहकीक हिंद से प्राप्त होता है। यह पुस्तक 80 अध्याय में विभाजित है, जिसमें भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विवरणों के साथ इसकी प्राकृतिक एवं भौतिक परिस्थितियों का बृहद विवरण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें भागवत गीता, वेदों के उपनिषद, पतंजलि के योग शास्त्र आदि का विषय भी लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 105 की ओर चलते हैं दोस्तों। तो पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसकी मृत्यु पोलो एवं चौगान खेलते हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में घोड़े से पोलो खेलते समय गिरने से हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान एवं गुलाम वंश का संस्थापक था और वह पहले गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी के सैन्य अभियान का सहायक था दोस्तों। और 1206 से 1210 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किए थे और तुर्किस्तान का निवासी था, जिसके माता पिता भी तुर्क थे। तो ये कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौगान खेलते हुए मृत्यु हुई थी। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। ऑप्शन नंबर बी ए हमारा सही आंसर है। इसमें से बलबन को देखें, इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन, ये सभी सल्तनत वंश में गुलाम वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों, आगे नंबर प्रश्न है। इसमें दिया गया भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो भगवान राम के भक्ति आंदोलन के अग्रदूत को यदि हम देखें तो वो कौन थे? भगवान राम के भक्ति आंदोलन के अग्रदूत, उनका नाम क्या था? उनका नाम था रामानंद। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। उनका नाम था रामानंद, जिनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, जहां पर 1799 ईस्वी में अंग्रेजों के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए थे। सुल्तान का जन्म 1750 ईस्वी में वर्तमान कर्नाटक में स्थित बेंगलुरु के निकट कोलार जिले में देवनहल्ली में हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उनकी राजधानी क्या थी? मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 108 की ओर। 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो 1919 में कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो इसमें बंगाल का विभाजन हुआ था, लेकिन टॉयलेट एक्ट पारित किया गया था 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई थी 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। तो कौन नहीं हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 1905 में बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ कौन थे? तो आंदोलन रेड शर्ट के अगुवाई करने वाले कौन थे? तो वो खान गफ्फार खान थे। खान अब्दुल गफ्फार खान थे जो रेड शर्ट की अगुवाई करने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान रेड शर्ट के अगुवाई करने वाले थे। उन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन से समय उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार नामक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के स्वयंसेवक लाल कुर्ता धारण करते थे, जिसकी वजह से इन्हें रेड शर्ट या लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 110 की ओर। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। तो भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम गौर माता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। गौर माता भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम है, जो गुजरात के क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यदि हम देखें दोस्तों, भारत में सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? भारत के
सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? तो यहाँ पर इंदिरा कॉल है दोस्तों। इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जबकि भारत के दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमिका, भारत का मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो वह जो है मुख्य भूमिका, उसे हम लोग कहते हैं कन्याकुमारी, या तमिलनाडु में जो स्थित है कन्याकुमारी, वो भारत का मुख्य कैप कैमोरिन भी कहा जाता है उस कन्याकुमारी को, वो मुख्य भूमिका है। ठीक है, यदि पूरे भारत में देखें तो इंदिरा पॉइंट होगा जो भारत का दक्षिणतम बिंदु होगा। ठीक है, यदि भारत में पश्चिम बिंदु देखें दोस्तों तो गुजरात राज्य में स्थित है, जो गौर माता के नाम से पुकारा जाता है, गौर माता, गुहार मोती भी कहते हैं, वो पश्चिमी बिंदु है। जबकि पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में कीविथु है, अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी बिंदु कीविथु है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 11 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? तो उस पहाड़ी का नाम क्या है? कार्बी आंग्लो पहाड़ी असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कार्बी आंग्लो पहाड़ी है जो असम के मध्य भाग में स्थित है। कार्बी आंगला पठार प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी विस्तार है, जो कि मेघालय के पठार सहित है। तो कार्बी आंगला पहाड़ी है जो असम में है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्री द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम लिपुलेख दर्रा है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। उसका नाम क्या है? तो लिपुलेख दर्रा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, लिपुलेख दर्रा है। ठीक है, भारत की हिमालय पर्वत श्रेणी का एक प्रमुख दर्रा है दोस्तों। ऊंचाई लगभग 17,500 फीट है। लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के तिब्बत के क्षेत्र में पाया जाता है। कैलाश पर्वत मानसरोवर झील की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री अपनी यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का मार्ग का प्रयोग किया करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यदि इसमें बनिहाल दर्रा को देखें दोस्तों, बनिहाल किसके बीच है? जम्मू कश्मीर के बीच में स्थित है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ से कहाँ? जम्मू कश्मीर के बीच में है बनिहाल दर्रा दोस्तों। बनिहाल जम्मू कश्मीर। ठीक है, यदि और भी दर्रा को देखें जो सिक्किम में है, सिक्किम में कौन कौन है? तो सिक्किम में आपको नाथा दर्रा और जलेफला दर्रा पाया जाता है सिक्किम में, और बोम दर्रा, यांगप्पा दर्रा और दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। टूजू दर्रा मणिपुर में, और शिवकिला दर्रा रोहतांग और बड़ा किला हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में पाए जाते हैं। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा पाया जाता है, और उत्तराखंड में ही नीति दर्रा और नाथला दर्रा भी पाया जाता है दोस्तों। नीति दर्रा और माना दर्रा उत्तराखंड में ही पाया जाता है। नाथला तो आपको सिक्किम में पाया जाता है, लेकिन नीति, माना और लिपुलेख तीनों उत्तराखंड में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 113 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लेक इंडस डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? कौन से लेक को डिस्ट्रिक्ट लेक के रूप में जाना जाता है? तो इस लेक में देखें तो उत्तराखंड के जो नैनीताल लेक है डिस्ट्रिक्ट लेक के रूप में जानता है। यानी कोई डिस्ट्रिक्ट के नाम पर एक लेक का नाम रखा गया है, तो वो उत्तराखंड के नैनीताल है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, नैनीताल। यदि हम देखें और लेक के बारे में, जैसे उत्तराखंड में और भी प्रमुख लेक हैं दोस्तों। उत्तराखंड में झीलों का नाम यदि हम देखें तो उसमें उत्तराखंड में आपको नैनीताल झील, राकसताल झील और मालाताल झील, जितना भी ताल झील आएगा सब उत्तराखंड में पाया जाता है दोस्तों। उत्तराखंड में पाया जाता है खुरपताल, नागुछिया ताल, देवताल, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में पाया जाने वाला झील है। ठीक है, यदि हम और देखें हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में यदि हम देखें शिमला में यदि देखें तो कौन सा? खाजियार झील शिमला में पाया जाता है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश कहाँ? खाजियार झील हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, खाजियार झील। और सिक्किम में देखें तो सिक्किम में आपको कौन कौन सा झील पाया जाता है वो देखें दोस्तों। तो सिक्किम में इंपॉर्टेंट झील एक ही है, खेजे ओ पल्टी झील है जो सिक्किम में पाया जाता है। खेचे ओ पल्टी झील सिक्किम में पाया जाता है, ये प्रमुख झील है सिक्किम का। और यदि आपसे सांबर झील के बारे में पूछे तो सांबर झील कहाँ है? सांबर झील आपको राजस्थान में स्थित है, और खारे पानी की सबसे अधिक खारा पानी सांबर झील में है। और सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन होगा? तो उड़ीसा के चिल्का झील होगा दोस्तों। लुनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। वेवनाड झील और अष्टमुदी झील, पेरियार झील, ये कहाँ है? केरल में स्थित है। केरल में आपको वेवनाड, अष्टमुदी और पेरियार नामक झील पाया जाता है। तेलंगाना में हुसैनी सागर झील है दोस्तों। और पुलिकर झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुलिकर झील है। ठीक है, और केरल में अष्टमुदी एवं वेवनाड एवं पेरियार है। ठीक है,
इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 114 की ओर चलते हैं दोस्तों। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों को बांटता है? तो कौन सी नदी बेसिन है जो भारत के उत्तर के 10 राज्यों को बांटता है? उस नदी बेसिन का नाम बताइए। तो उसका नाम है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। गंगा नदी है जो भारत को 10 राज्यों से बांटता है। गंगा नदी यदि हम देखें तो गंगा नदी को हम यदि देखें दोस्तों तो इसकी जो कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी गौमुखी हिमानी से निकलती है। ठीक है, गौमुखी हिमानी से निकलती है और 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई से निकलती है गंगा नदी। यदि हम गंगा नदी गिरती कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी अपने पानी को गिराती है। गंगा नदी की लंबाई 2525 मीटर है दोस्तों। कितनी है? 2525 मीटर लंबाई है गंगा नदी की। और गंगा नदी की कितनी? 2525 मीटर। विशेषकर गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों के सम्मिलित नाम है। गंगा के नाम क्या है? भागीरथी, और अलकनंदा के सम्मिलित नाम से गंगा बना है। तो गंगा है जो 10 राज्यों से उत्तरी भाग उत्तरी 10 राज्यों को द्वारा बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सिंधु नदी के बारे में देखें। सिंधु सिंधु है तिब्बत में जो मानसरोवर झील है उसके पास के सनोखिया बाबा हिम नदी से निकलती है सिंधु, और अपनी पानी कहाँ जाती है? अरब सागर में। सिंधु की लंबाई 2880 किलोमीटर है, परंतु भारत में सिंधु की लंबाई 1114 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियां यदि हम देखें दोस्तों सिंधु की, जास्कर, श्योक, गिलगित, हुंजा, नुब्रा, सिंगर, गेसिंग, द्रास, सतलज, चिनाव, रावी, ब्यास तथा झेलम ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। यदि हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी यदि हम देखें दोस्तों तो ये जो है ब्रह्मपुत्र है जो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेम युंग डुंग हिमानी से निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, और ये बंगाल की खाड़ी में अपनी पानी गिराती है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, परंतु भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है? 916 मीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग, लोहित इसकी सहायक नदी है, कामेत और सुबनसिरी, मानस, पुथीमारी, धन सिटी और पगलादिया, तिस्ता ये सब क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और यदि हमने देखे दामोदर नदी को देखा दोस्तों, दामोदर नदी के बारे में यदि आप देखिएगा तो दामोदर नदी आपको कहाँ से निकलती है? दामोदर है एक सहायक नदी है दोस्तों, और यह झारखंड के पास में ही से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन में, बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है? बांध के बारे में कहा गया कि बगलिहार बांध है जो किस नदी पर स्थित है। यदि हम देखें बगलिहार बांध जो आपको किस पर है, तो सतलज नदी पर स्थित है, सॉरी चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चिनाब नदी पर बगलिहार बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जो जम्मू कश्मीर के टोडा जिले के पाकिस्तान में बहने वाली नदी है चिनाब नदी। ठीक है, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग में वर्ष 2005 में पाकिस्तान इस बांध के निर्माण और जल विद्युत परियोजना पर रोक लगाने के लिए विश्व बैंक की मध्यस्थता की मांग की थी। ठीक है दोस्तों, बगलिहार बांध कहाँ स्थित है? तो चिनाब नदी पर स्थित है। आगे कर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या है 15 से 16 नंबर 116 की ओर। भारत में कौन से राज्य की अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं? भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं? तो सिक्किम में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। किसमें होते हैं? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आर्किड वनस्पति जगत का एक सुंदर पुष्प है दोस्तों। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा की गई आर्किड की प्रथम व्यापक जनगणना 2019 के अनुसार भारत में आर्किड प्रजाति के कुल 1256 पाई जाती है। ठीक है, और सबसे अधिक कहाँ? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 117 की ओर। वह कौन सा अधिनियम था जिसे भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया था? कौन से अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया था भारत की सत्ता को? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 1857 के विद्रोह के बाद किया गया था। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधित शक्तियां ब्रिटिश राजशाही या क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है 1858 के क्षेत्र में। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो ये देखें तो केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख भाग 2 में किया गया है, भाग 11 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। केंद्र राज्य संबंधों का जो उल्लेख है भाग 11 में किया गया है। भाग 11 का कहाँ से कहाँ है? 245 से 255 भाग 11 का है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 99 प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद
31 सी निश्चित निर्देशक सिद्धांतों का या नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के कानून का संरक्षण किससे संबंधित है? तो कानून का संरक्षण है जो किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। जब मतदान के अधिकतम अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब 18 से 21 की गई, 21 से 18 की गई थी तो 1989 में की गई थी। 88 में आया था या 1989 में किया गया था। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1989 में किया गया था। और इसमें उस समय जब भारत के 89 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो रामास्वामी वेंकटरमन भारत के राष्ट्रपति थे। वेंकटरमन भारत के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1958 के तहत 1989 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के एमएलए का पूर्ण रूप क्या है? तो एमएलए में यदि हम पूर्ण रूप देखें, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में जाना जाता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 122 की ओर। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? द्विसदनीय किस राज्य का विधानमंडल है? द्विसदनीय यदि हम देखें तो किस राज्य का विधानमंडल को द्विसदनीय कहा जाता है? इसमें देखें कर्नाटक का है। कर्नाटक के विधानमंडल को द्विसदनीय कहा जाता है। कर्नाटक के विधानमंडल को क्या कहते हैं? द्विसदनीय विधानमंडल कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। कर्नाटक में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना है? तो 75 है। कर्नाटक में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 75। तो कर्नाटक हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। द्विसदनीय 6 राज्यों में है। अभी 6 राज्यों में, पहले 7 था, अब 6 हो गया है कि एक केंद्र शासित प्रदेश हट गया दोस्तों, तो 6 हो गया है। यदि हम देखें 6 राज्य कौन कौन सा है तो उसको यदि मैं बताऊं तो उत्तर प्रदेश, बिहार। उत्तर प्रदेश में 100 सीट है इसके विधान परिषद के, और बिहार में 75 सीट है। ठीक है, उसके बाद आप आइएगा, तो उसके बाद आप यदि आए तो कहाँ, किसमें? तो उत्तर प्रदेश के बाद और बिहार के बाद यदि इसमें देखें दोस्तों, और उसके बाद क्या है तो कर्नाटक और महाराष्ट्र। कर्नाटक में 75 है और महाराष्ट्र में 78 है। 4 हो गए, 2 और है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। दोनों जो भी है दोनों एक ही जगह है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार, और महाराष्ट्र, कर्नाटक सब एक ही जगह का है। तो 6 हो गए। आंध्र प्रदेश में देखें तो 58 है विधान परिषद की सीटों की संख्या, और विधान परिषद की सीटों की संख्या तेलंगाना में 40 है। तो इसमें से कौन हुआ? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तो 6 राज्यों में मैं बता दिया हूँ दोस्तों, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 123 में। सिक्किम अपना राजत्व या राज्य पद कब मनाता है? सिक्किम जो है अपना राज्य दिवस के रूप में कब मनाता है? तो 16 मई को सिक्किम है जो अपना राज्य दिवस मनाता है। सिक्किम 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कब? 16 मई को। सिक्किम 16 मई 1975 में राज्य का दर्जा दिया गया था, और सिक्किम के राज्यसभा में सीटों की संख्या 1 है दोस्तों, लोकसभा में सीटों की संख्या 1 है, और विधानसभा में सीटों की संख्या 32 है। उसकी राजधानी गंगटोक है। ठीक है, सिक्किम में अभी राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य है और प्रेम सिंह तमांग वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री है जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग हो या योजना आयोग हो, दोनों का प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं। 125 की संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता दी गई थी। तो संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा किसके द्वारा? 1947 की धारा 1947 की धारा कौन? तो धारा 8 के 1 के तहत। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 8 के 1 के तहत दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, 8 के 1 के तहत। नेक्स्ट चलते हैं 26 में। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार कौन रखता है? तो अनुच्छेद 76 है। अनुच्छेद 76 के तहत जो अटॉर्नी जनरल को हम लोग नियुक्त करते हैं वो है जो भारतीय संसद के भाग लेने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यवादी अटॉर्नी जनरल पद की व्यवस्था की गई है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इसके कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया जाता है।
यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। यह भारत सरकार का क्या था, यह भारत सरकार का विधि अधिकारी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, भारत का अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 127 की ओर। इसमें दिया गया 127 में राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकार के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है कहलाती है। तो छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है क्या कहलाती है, राजगामित्व कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्या कहलाती है, राजगामित्व कहलाती है। राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति के से उत्पन्न होती है उसे राजगामित्व कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, राजगामित्व कहलाता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है, यदि हम देखें इसमें बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो बिहार में आपको क्वार्टरजाइट, पाइराइट और अबरक ये सभी खनिज पाए जाते हैं। उपरोक्त में से जितने भी खनिज हैं चार तीनों ऑप्शन में, वो तीनों खनिज बिहार में पाए जाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के खनिज और हैं, मैग्नीज, कोयला, गंधक, क्वार्टरजाइट, पाइराइट, अबरक, लेड ऑक्साइड, टीन, बेरिलियम आदि खनिज बिहार में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चित भाग 2 योजना को हिस्सा नहीं है। तो कौन सा भाग है 7 निश्चित भाग के 2 योजना का हिस्सा नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए वायु मार्ग उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है 7 निश्चित भागों में। बिहार में जो 7 निश्चित भाग 2 है, इस योजना में 7 प्रकार की नियम दिए गए हैं। यदि हम एक निश्चित में देखें, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, पहला निश्चित योजना काम है। फिर सशक्त महिला, सक्षम महिला दूसरा हो गया, हर खेत में सिंचाई का पानी तीसरा हो गया, स्वच्छ ग्राम ग्रामीण समृद्ध चौथा हो गया, स्वच्छ शहर विकसित शहर पांचवा हो गया, आसान कनेक्टिविटी छठा हो गया, सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा ये सातवां हो गया। इस योजना में कहीं पर सभी के लिए वायु मार्ग की बात नहीं की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 130 की ओर। इसमें दिया गया बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है, तो बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या में सड़क की लंबाई क्या है, न्यूनतम से द्वितीय है, न्यूनतम से दूसरे स्थान पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, एकदम न्यूनतम नहीं है, न्यूनतम से द्वितीय स्थान पर स्थित है सड़क की लंबाई। यदि हम बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2019 के अनुसार देखें तो 5358 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 2011 में 131वां प्रश्न में 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार सरकार सबसे अधिक, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। बिहार है जो भारत का कौन सा अधिक वाला जनसंख्या है, तो भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है बिहार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, तीसरा जनसंख्या वाला राज्य है बिहार। बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्थान आता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्थान बिहार का आता है। ठीक है, बिहार का। यदि इसमें उसके बाद और आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, आगे प्रश्न की ओर 132 की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है बिहार के मैचिंग करने के लिए दिया गया बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्य न्यायाधीश, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त, ये मैच करना है। यदि सब बिहार के बारे में ही दिया हुआ है। यदि हम ये देखें तो बिहार के राज्यपाल कौन है, तो श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं जो बिहार के राज्यपाल हैं, तो 1 का 4 हो गया। बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री विनोद चंद्रन है। बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है, विनोद चंद्रन है जो बिहार के मुख्य न्यायाधीश है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री अरुण गोयल हैं, बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त। इस प्रकार मैच करें 3 4 4 3 1 2 4 3 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें क्या है नेक्स्ट में 133 में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हिमालय या हिमायत बेरोजगार युवकों के लिए एक प्रशिक्षण व नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो ये कौन से राज्य है, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, जम्मू कश्मीर राज्य में वर्ष 2011 में हिमायत योजना शुरू की गई। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का था। ऑप्शन नंबर बी सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष में जारी की गई, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना था किस वर्ष जारी की गई, वर्ष 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना जारी की गई थी, जिसकी कार्यकाल 1951 से लेकर 56 तक रहा। यह मूल रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कुल
संशोधन के साथ हेराल मोराल मॉडल पर आधारित थी दोस्तों। और इस पंचवर्षीय योजना के आदर्श वाक्य कृषि का विकास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर 51 से 55 तक रहा था, 56 तक रहा था प्रथम पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, किस राज्य सरकार ने ग्रामों में सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से स्मार्ट विलेज प्रोग्राम का शुरुआत किया है? तो स्मार्ट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत गुजरात ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। स्मार्ट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत किसने किया है? गुजरात में। ठीक है, मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना के अंतर्गत गुजरात के 300 गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने का ध्येय था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 136 में भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए? तो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम क्या था? मदर टेरेसा था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्या था? मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इससे आगे है 1937 में पहली बंगाली महिला लेखिका आशा पूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीती है? तो आशा पूर्णा देवी ने, पहली बंगाली महिला है आशा पूर्णा देवी ने, कब? तो वर्ष 1976 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जीती। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। वर्ष 1976 में उन्होंने वर्ष 1964 में प्रकाशित अपने पुस्तक प्रथम उपन्यास प्रतिश्रुति के रूप में प्रथम प्रतिश्रुति के लिए पुरस्कार जीता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 138 में एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? तो व्यक्तिगत ओलंपिक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? केडी यादव है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। केडी यादव प्रथम व्यक्ति हैं जो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले हैं। उन्होंने सन 1952 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हेलसिंकी के कांस्य पदक जीता था और 1900 में एथलेटिक्स के 2 रजत पदक जीतने वाले नॉर्मल प्रिचर्ड के बाद यादव भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 39 की ओर चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है? किस क्रिकेट खिलाड़ी के पास सबसे तेज टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड है? कौन से क्रिकेट खिलाड़ी के पास सबसे तेज क्रिकेट शतक बनाने के लिए है? तो ब्रैंडन मैकलम का है सबसे तेज शतक बनाने का। 54 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी सबसे तेज शतक बनाया था ब्रैंडन मैकलम ने, वो भी किसमें? टेस्ट शतक है, सबसे तेज टेस्ट शतक है, टेस्ट में शतक लगाने वाले। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 140 की ओर, डाक टिकट का आविष्कार किसने किया था? तो डाक टिकट का आविष्कार यदि हम देखें तो इसमें आपको रोलैंड हिल है जो डाक टिकट का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। रोलैंड हिल डाक टिकट का आविष्कार करने वाले पहले व्यक्ति थे और ब्रिटेन के एक स्कूटर मास्टर रोलैंड हिल 1837 ईस्वी में डाक टिकट का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। प्रथम डाक टिकट 1 मई 1840 को इंग्लैंड में बिक्री के लिए जारी किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सी हमारा सही आंसर है। 41 की ओर चलते हैं। फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक क्या नाम है? तो फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक का नाम रस्किन बॉन्ड है। पुस्तक का लेखक का नाम क्या है? रस्किन बॉन्ड फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 142 में म्यांमार की मुद्रा क्या है? यदि हम ये देखें दोस्तों, म्यांमार की मुद्रा के बारे में देखें, म्यांमार की मुद्रा और क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा का नाम क्यात है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। म्यांमार की मुद्रा क्यात है और उसकी जो राजधानी है नेपितावा है। म्यांमार की राजधानी नेपितावा है। ठीक है, नेपितावा म्यांमार की राजधानी है। और भी यदि देखें म्यांमार के बारे में दोस्तों, म्यांमार के जो म्यांमार का जो संसद है उसे क्या कहते हैं? तो म्यांमार के संसद को हम लोग पिथु हल्तू कहते हैं। म्यांमार के संसद को क्या कहते हैं? पिथु हल्तू म्यांमार के संसद को कहते हैं। अब म्यांमार में प्रधानमंत्री कौन है? तो म्यांमार में जो प्रधानमंत्री है मिंग आंग हलिंग है म्यांमार के प्रधानमंत्री। ठीक है, और इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है तुर्की की राजधानी क्या है? यदि तुर्की की राजधानी हम देखें तो क्या है? तुर्की की राजधानी आपको एरूशलेम है, सॉरी, तुर्की की राजधानी अंकारा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तुर्की की राजधानी क्या है? तो अंकारा है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। एरूशलेम देखें दोस्तों, तो इजराइल की राजधानी एरूशलेम है। इजराइल की राजधानी क्या है? एरूशलेम है। ठीक है, इजराइल की। यदि हम तुर्की को देखें, ठीक है, इजराइल की राजधानी तुर्की नहीं, इजराइल की राजधानी क्या है? तो इजराइल की राजधानी आपको एरूशलेम है। एरूशलेम इजराइल की राजधानी है। और इजराइल की मुद्रा को देखें तो न्यू शेकल है दोस्तों। इजराइल की मुद्रा, इजराइल की मुद्रा क्या है? न्यू शेकल है। और द नेसेट कहते हैं इजराइल की संसद को, द नेसेट इजराइल की संसद को कहता है। वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष या राजा कौन है? इसाक हरपोज इजराइल के राजा या राष्ट्रपति हैं और बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के प्रधानमंत्री हैं इजराइल के। ठीक है, यदि हम इसमें कैनवेरा को देखें दोस्तों, कैनवेरा, तो कैनवेरा किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनवेरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनवेरा। ऑस्ट्रेलिया, यदि हम देखें इसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है मुद्रा और पार्लियामेंट होता है ऑस्ट्रेलिया के
जो पार्लियामेंट क्या कहलाता है, पार्लियामेंट कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी राष्ट्रपति नहीं है और ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज है, ठीक है। और वेलिंगटन देखें, वेलिंगटन, तो यह न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन है या वेलिंगटन है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 144 में चले, 1800 शताब्दी ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था। तो पहले उपकरणों में से एक जो पावर बैटरी का आविष्कार किया था वो कौन है, उस पावर बैटरी का नाम है अलेक्जेंड्रो बोल्टा, अलेक्जेंड्रो बोल्टा नाम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का नाम अलेक्जेंड्रो बोल्टा है, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 145 नंबर प्रश्न में, छत के पंखे का आविष्कार किसने किया था। छत के पंखे का आविष्कार यदि हम देखें तो इसका करने वाले कौन था, छत के पंखे का आविष्कार फिलिप डी हेल है। छत के पंखे का आविष्कार फिलिप डी हेल, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 146 में चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 146 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। थिंक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, तो इसका आयोजन आपको किस में किया जाएगा, मैसूर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर G20 का, तो कब, मैसूर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों, 147 में 2023 में घोषित मिष्टी योजना किससे संबंधित है। तो मिष्टी योजना है जो आपको मैग्रोव वनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, मैग्रोव वन से मिष्टी योजना संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 148 में, यदि आप लोग दोस्तों भारतीय संविधान और भारतीय इतिहास चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूरी वीडियो अपलोड मिले गए। और यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख सकते हैं दोस्तों, और उसे लाभ उठा सकते हैं। आप उसे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। यार आप लोग यदि पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आप अच्छे नंबर लाने की आपकी जो अंदर से जो काबिलियत है वो बाहर आएगी, ताकि आपको ये महसूस होगा कि नहीं, हमने कुछ पढ़ा है और मैं कुछ बना सकता हूँ। इससे आप और भी प्रश्न टैकल कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है यदि आप जाकर पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी लाभ होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और एक घंटी आएगा उसे ज़रूर बजा दें। इससे आप जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा। तो फिर चलिए आगे की ओर चलते हैं। 148 नंबर प्रश्न की ओर, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है। रूबेला मुक्त घोषित किया है WHO में किसे, तो वह देश कौन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भूटान और तिमोर को क्या किया है, रूबेला मुक्त घोषित किया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, भूटान और तिमोर को। नेक्स्ट चलते हैं 49 में, किस राज्य पर बिहार पथ अनुसंधान संस्थान का निर्माण किया जाएगा। बिहार पथ अनुसंधान संस्थान का निर्माण किया जाएगा किस राज्य पर, तो वो है मोकामा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, मोकामा में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 150 की ओर, हाल ही में बिहार में कजरा सोलर पावर प्लांट के निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। इस प्लांट से कितने मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो कजरा मोटर वाट का शुरुआत हुआ, इसमें कितने मेगावाट की बिजली का उत्पादन होगा, तो 250 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें दोस्तों, जहां भी ग्रुप है सारे ग्रुप में शेयर करें जो एजुकेशनल ग्रुप है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि जो भी, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी वीडियो में डालूं उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।